हमले पर तहव्वुर से सवाल करेगी एनआईए। सुबह 11 बजे से एनआईए की टीम करेगी पूछताछ। एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी तहव्वुर राणा से करेंगे पूछताछ। सीसीटीवी की निगरानी में तहव्वुर राणा से होगी पूछताछ। हर 48 घंटे में तहव्वुर राणा का मेडिकल होगा। दरअसल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पण के बाद भारत लाया गया, जहां उसे गुरुवार देर रात दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। एनआईए ने उसकी 20 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की मंजूरी दी। तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय में रखा गया है, जहां सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू होगी। एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे और ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। आपको बता दें, हर 48 घंटे में उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार तहव्वुर राणा से पूछताछ का मुख्य उद्देश्य 26/11 हमले की साजिश में उसकी भूमिका, पाकिस्तानी आतंकी डेविड हेडली से संबंध और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाना है। राणा पर आरोप है कि उसने हेडली को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी और हमलों की योजनाओं में उसकी सक्रिय भागीदारी थी। जानकारी के मुताबिक एनआईए मुख्यालय के तीसरी मंजिल पर बने विशेष क्वेश्चनिंग रूम में राणा से पूछताछ की जाएगी। आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्रवाई होगी और कार्रवाई के माध्यम से जो कठोर से कठोर जो भी उनपे प्रूव होंगे चार्जेस, तो वो किया जाएगा। मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी कांग्रेस कई लापरवाही और हमले करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है, तो ये सब बातें रोकने वाली नहीं है और ये राष्ट्र से जुड़ी हुई बात है और इस पर राजनीति ना करें तो भला हो। बड़ी अच्छी बात है कि तहव्वुर हुसैन राणा को वापस लाया गया है, उसको तिहाड़ जेल में रखा गया है। उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे, पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने, ये दोनों अमेरिका में थे, कैनेडियन सिटीजन थे, है तो मूल पाकिस्तानी, लेकिन वहां जाके बस गए थे। तो अक्टूबर 2009 में शिकागो से इन दोनों को दबोच लिया था, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। भारत ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अपने वकील गए हैं, हेडली की इंटरोगेशन भी हुई है, वीडियो इंटरोगेशन हुई है। लेकिन इसके चलते राणा को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है। लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कोलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। एक मुंबईकर के नाते मैं बहुत ही खुश हूं कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया है। ये एक नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राणा को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गवाए हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ बिफिटिंग आंसर टू द आईएसआई और मेजर इकबाल, जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया ये मुंबई अटैक्स राणा के साथ और डेविड कोलमन हेडली के साथ। वहां एक चीज स्पष्ट है कि मोदी जी के सरकार और उनके नेतृत्व में गृह मंत्री हो, अजीत डोभाल हो, सभी देखेंगे कि मुंबई के बम ब्लास्ट और टेरर अटैक्स में जितने भी लोग आईएसआई में
बहुत षड्यंत्र किए थे उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिले, और हमारी मांग शिवसेना से यही होगी कि राणा को सजाए मौत मिले। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे, और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। देखिए, कोई भी ऐसा आतंकवादी या ऐसा व्यक्ति जो भारत माता को जरा भी नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, उसको कानून के दायरे में ला करके माननीय मोदी जी की अगुवाई में उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार में कसाब को कितने बरस उन्होंने बैठ करके बिरयानी खिलाई थी। हमारी सरकार में आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं, और पूरी तरह से भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों की ओर है, और किसी की हिम्मत नहीं कि बुरी नजर से आज देख पाए भारत माता की तरफ। ये बहुत बड़ी एक, हमको इसको कहेंगे हमारे भारत की एक विजय। जिस शख्स ने हमारे भारत के ऊपर बुरी नजर डाली थी, आज उसका प्रत्यर्पण हुआ है। दिल्ली कोर्ट में पेश होगा हमारा भारत। उसके खिलाफ जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी हमारे भारत में। और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जो विजन कि जो भारत के साथ जिसने भी बुरा करने की सोची है या कोशिश की है, उसके साथ बुरा हो, ये जो सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी की, भारत का विकास हो, भारत एक सशक्त देश बन के उभरे, इन तमाम मुद्दों पे जो मोदी जी ने काम किया है, उसी का आज एक देखने को मिला एग्जाम्पल, जो अमेरिका से जो वापस वो आ रहा है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी, और भारत के खिलाफ कोई भी आंख ना उठा पाए, ऐसी एक मिसाल प्रधानमंत्री मोदी जी के रीजन में पेश की जाएगी। तो वहीं मुंबई हमले साजिश करने वाले तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण करने के बाद से देश में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। विपक्ष का मानना है कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था। आइए सुनते हैं विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके। तो वहीं इस कार्रवाई की अनुराग ठाकुर और यूपी के उप मुख्यमंत्री समेत दानिश अली ने भी सराहना की, और साथ ही साथ उन्होंने तहव्वुर राणा की इस गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति अपनाई जा रही है, और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। तो वहीं विपक्ष इस पर रणनीति और राजनीति न करने की बात कह रहा है, और विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने कार्यों को जो उन्होंने नहीं किए, जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दों को उजागर कर रही है और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के दौरान आतंकवाद को चरम सीमा पर ले जाया गया था, उनको आतंकवादियों को बिरयानी बैठाकर खिलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं तहव्वुर राणा की ये भारत वापसी आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जो लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की चल रही है, उसके खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं अब एनआईए की 18 दिन की रिमांड में यहां पर तहव्वुर राणा को रखा गया है। कल उन्हें भारत लाया गया, जिसके बाद एनआईए की 18 दिनों की रिमांड में उन्हें भेज दिया गया। हालांकि एनआईए की तरफ से 20 दिन की रिमांड मांगी जा रही थी, हालांकि पटियाला कोर्ट की तरफ से सिर्फ 18 दिन की रिमांड सौंपी गई। ऐसे में तहव्वुर राणा की वापसी भारत के लिए यहाँ पर सराहना, बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। तो वहीं विपक्ष और पक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है। तो वहीं यहाँ पर 26/11 हमले की साजिश में तहव्वुर राणा की काफी अहम भूमिका थी, और पाकिस्तानी आतंकी डेविड हेडली से संबंध और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाना है।
तो वहीं यहाँ पर बाकी सहयोगियों के साथ भी इस दौरान जानकारी जुटाई जाएगी। और राणा पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उसने हेडली को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी और हमलों की योजनाओं में उसके साथ सक्रिय भागीदार था। वहीं जानकारी के मुताबिक एनआईए मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर बने विशेष क्वेश्चनिंग रूम में राणा से पूछताछ की जाएगी। वहीं मुंबई हमले साजिश करने वाला तहव्वुर राणा अब भारत आ चुका है और उसको 18 दिन की एनआईए की रिमांड पे भेजा गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी और 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ था उसको लेकर तमाम जानकारी उससे जुटाने की कोशिश करेगी यहाँ पर एनआईए की टीम। साथ ही साथ आपको बता दें उसको कड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है। हर 48 घंटे के बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। जो ये पूछताछ होगी वो पूरी सीसीटीवी की निगरानी में होगी। वहीं आईएसआई लश्कर के साथ भी तहव्वुर राणा के संबंध बताए जा रहे हैं। अब 18 दिनों की हिरासत में हर 48 घंटे में उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और उससे यहाँ पर 26/11 से जुड़े मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दें कि तहव्वुर राणा ने अभी तक अपना जुर्म नहीं कबूला है। हालांकि हेडली की तरफ से उनका नाम लिया गया था कि तहव्वुर राणा ने उनको यहाँ पर भारत में रेकी करने के लिए लॉजिस्टिक्स, साथ ही साथ हर एक चीज का सफलता, हर एक चीज की उपलब्धि यहाँ पर तहव्वुर राणा की तरफ से हेडली को दी गई थी, उसका सहयोग किया गया था। तो वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर कर्नल संतपाल राघव जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। तो वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभू भाद्रा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में जी। मेरा सबसे पहला सवाल कर्नल संतपाल राघव जी से होगा। आप किस तरह से तहव्वुर राणा की भारत वापसी को देख रहे हैं? क्या आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई के रूप में इसको देखा जा सकता है? जी संतपाल राघव ये डॉक्टर तहव्वुर राणा जी एक पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये कैप्टन थे और वहां मेडिकल कोर के थे। तो आर्मी के विषय में इनको पूरा नॉलेज है और ये आईएसआई के संबंध में थे, उनके बिल्कुल डायरेक्ट थे। बिकॉज आईएसआई की मोडस ऑपरेंडी और कैप्टन डॉक्टर राणा वो जानते थे कि कैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अटैक किया जाता है, क्या उसकी कार्रवाई होती है, नंबर 1। और इन्होंने जो साजिश मुंबई हमले में की वो एक इनकी बहुत अहम भूमिका थी। और जो इनके डेविड हेडली को इन्होंने अपना साथ में रखा, इन्होंने बॉम्बे में एक ऑफिस बनाया, उसको वहां पे जॉब पे दिखाया और डेविड हेडली को उसमें पूरी चीजें जो है बताई कि कैसे टारगेट है। डेविड हेडली ने पूरा जो है रेकी किया, उस इलाके को दिखाया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स देखे उन्होंने। और इसका जो प्रूफ है, डेविड हेडली ने जो वहां प्रॉब्लम थी उसको राणा को मेल लिखी। और इसके अंदर 2 और अपराधी हैं, वो इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान भी है। और क्योंकि राणा को मिलिट्री नॉलेज थी और इसने बहुत ही बड़ा ये नरसंहार का जो काम किया, जो ये आतंकी हमला किया, जिसके अंदर 166 लोग मारे गए और 238 घायल हुए। ये एक हिला देने वाला, पूरे देश को हिला देने वाला एक आतंकी अटैक था, ये सबसे बड़ा अटैक था। लेकिन भारत की गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में हमने लगातार इसको जो है परसू किया और अमेरिका के अंदर हमने इसको लेने की कसाब का भी हमने अंजाम तक पहुंचाया और इसका भी हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मैं इस विषय में बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अमेरिका ने उसका परसू किया इतने सालों तक और हमने औपचारिक डिमांड की थी उनसे, इसको हमें हैंड ओवर किया जाए। और एनआईए और रॉ ने ज्वाइंट टीम ने बनके इसको वहां से लेके आने में एक सफल भूमिका निभाई है और पटियाला कोर्ट में भी जो डिसीजन है वो रिमांड का लिया गया। अमेरिका की जो भूमिका बताऊं, उन्होंने जो कहा है, उनके विदेशी प्रवक्ता है टेमी ब्रूस ने दिया है कि हम भारत को जो भी मदद होगी इसके विषय में देंगे। तो एक बहुत ही अच्छी ये कामयाबी है। और पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया है, पाकिस्तान ने कहा है कि ये कैनेडियन नागरिक है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन मैं ये विश्व के सामने इसके केस के अंदर ये सारी चीजें
निकल के आएंगे और पाकिस्तान की जो आतंकवादी की जो गतिविधि है उनका पर्दाफाश हो जाएगा। जी जी शंभू भाजरा जी से भी यहाँ पर पूछ लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। शंभू भाजरा जी, आप जिस तरह से तहव्वुर राणा की भारत वापसी हो चुकी है, वो भारत आ चुका है, ऐसे में किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत ने बड़ी लड़ाई लड़ी है? आपको क्या लगता है? सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत की ये एक बड़ी जीत है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो जीरो टॉलरेंस है जी, ये नीति बरसों से है और भारत इसके लिए कोशिश करता रहा है। तो अभी जो तहव्वुर राणा का जो प्रत्यर्पण है कि अमेरिका से भारत हुआ है, इसमें काफ़ी समय लगा है और काफ़ी पेचीदगी वाला काम था कानूनी तौर पे कि प्रत्यर्पण कराना। अमेरिका का जो कानून है, जो कोर्ट है, वहाँ पे बहुत अलग तरह की प्रक्रिया होती है। उसमें जनरल सुनवाई या जनरल चीज़ें नहीं होती है, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है और इसीलिए इतना वक्त लगा कि इसको, और अमेरिका का भी सहयोग रहा, खास करके अमेरिका का जो न्यायिक विभाग है उसका सहयोग रहा भारत के प्रति कि भारत की जो वांटेड है उसको वहाँ पे दिया जाए। चूँकि जो फ्रांस में घटना घटी थी उसके आरोप में अखबार में जो कार्टून के लेके घटना घटी थी उसके आरोप में तहव्वुर राणा अमेरिका में बंद था और वहाँ पे पकड़ाया था, इसलिए वो लंबे समय तक उस केस की सुनवाई चल रही थी। तो इसलिए भारत के प्रत्यर्पण में भी समय लग रहा था। तो वो प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद फिर भारत आया है। तो भारत ने एक दुनिया को सीधा एक मैसेज दिया है कि भारत के खिलाफ अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा या साजिश करेगा या भारत को तंग करने की कोशिश करेगा तो वो अब बच के नहीं निकल सकता है। और ये जो पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ा कि ये कनाडाई नागरिक है, तो ये पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, यानी जब पैदाइश इसकी पाकिस्तान में है और इसका पैदाइश के बाद ये कनाडा का नागरिक बना है, तो वो एक पल्ला झाड़ना मतलब कि एक तरीका नहीं होगा कि ये कह दे कि नहीं हमारा इसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब इसमें पूछताछ होगी, अभी जो 20 दिन का रिमांड लिया गया है पटियाला कोर्ट से, तो उसमें जब पूछताछ होगी तो पूछताछ में सारी चीज़ें, और ये तो तय है कि इसके प्रत्यर्पण में जो सबूत देने की बात थी, तो भारत ने पुख्ता सबूत दिया है कि मुंबई के हमले में किस तरह से पाकिस्तान का रोल था, और इसके साथ साथ ये तहव्वुर राणा और उसका जो साथी है वो दोनों में साजिश में किस तरह से शामिल था, किस तरह से रेकी किया था। तो पुख्ता सबूत के बाद ही ये प्रत्यर्पण हुआ है। तो यानी भारत के पास ठोस सबूत है कि इसमें इसका हाथ है और पाकिस्तान का हाथ है। अब जब ये बोलेगा मौखिक तौर पे, जब सुनवाई के दौरान उनसे सारी चीज़ें मतलब पूछी जाएगी और ये बोलेगा, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जो पहले से ही बेनकाब है और भी ज़्यादा बेनकाब होगा दुनिया के सामने। और एक बार फिर से ये जो आतंकवाद में पाकिस्तान का जो हाथ रहता है रेगुलर भारत के खिलाफ आतंकवाद में, तो वो एक फिर से पाकिस्तान को बेनकाब करने में भारत को मदद मिलेगी तहव्वुर राणा के जरिए। और दुनिया को ये मैसेज होगा कि और भी जो आरोपी जो वांटेड हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे है, जो भारत के में आतंकवादी गतिविधियों में किसी न किसी रूप में शामिल है, तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि अब इसके बाद फिर उनकी बारी भी आएगी और कोई बच के नहीं निकलेगा और भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस चलता रहेगा और भारत आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रवैया अपनाएगा जो भी भारत को आतंकवाद के लिए तंग करने की कोशिश करेगा। तो इस मामले में भी यही मैसेज है और बाकी जो फैक्चुअल चीज़ है वो कई सारे लोगों ने बोला है शो में, तो ये चीज़ है इसमें फिलहाल के लिए। जी शंभू भाजरा जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं कर्नल संतपाल राघव जी से। संतपाल राघव जी, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि पाकिस्तान ने कहा कि वो कनाडाई मूल का नागरिक है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि शंभू भाजरा जी ने ये कहा कि वो अपना पल्ला झाड़ते अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि डेविड हेडली अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। उन्होंने तहव्वुर राणा का नाम लिया था लेकिन तहव्वुर राणा ने अभी तक अपना गुनाह नहीं कबूला है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अब बिल्कुल अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब एनआईए की 18 दिन की जो पूछताछ होगी उसमें पाकिस्तान से जुड़े जानकारियां भी सामने आ सकती है? जी देखिए, इसके जो
पाकिस्तान आईएसआई से बड़े संबंध है इनके, नंबर एक। नंबर दो, जो आईएसआई की लश्कर तौबा है उससे ये लिंक है इसके, और हरकत उल जिहाद जो संगठन है, आतंकी संगठनों से इसके बड़े लिंक हैं। और ये जो साजिश इसने रची थी, ये इसकी अहम भूमिका थी, इसका मास्टरमाइंड था, और डेविड हेडली को इसने लगाया था। और जो भी इसका कम्युनिकेशन था, डेविड हेडली ने इसको कम्युनिकेट किया कि इस ऑपरेशन में ये हमें चुनौती है, वो ईमेल का हमारे पास रिकॉर्ड जी। और जो अभी इसका होगा रिमांड में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो डिटेल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अंदर बड़ा क्लियर मैसेज आएगा। और पाकिस्तान इसको जो है बच रहा था, बिकॉज ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था जो भारत की भूमि पे हुआ, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है। और विश्व में हम लोग एक आतंकवाद को नस्तानाबूद की एक मुहिम हमारी गवर्नमेंट ने लगाई है, और ये विश्व का आतंकवाद एक घातक मानवता के लिए एक अभिशाप है। और जितने भी देश हैं इसको एक प्लेटफॉर्म पे आए और इस मानवता के लिए आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए सहयोग दें। मेरे आपके चैनल से ये पूरे विश्व को एक अपील है, जो विश्व की डेवलप्ड कंट्री है और इवन अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो आतंकवाद से पीड़ित है, उनके लिए एक मानव अधिकारों की रक्षा करें और एकजुट होकर इसका जो है एक सफल एक उदाहरण दे कि जो लोगों को खौफ पहुंचे, उन देशों को भी ये पहुंचे कि ये इस गतिविधियों में नहीं लिप्त हों। जी 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 शंभू भाद्रा जी से इसी पर जवाब ले लेते हैं। शंभू भाद्रा जी, आपको नहीं लगता कि भारत ने यहाँ पर तब्बुर राणा को भारत लाने के लिए काफी समय लगा दिया? इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी थी, उन्हें पहले ही वापस ले आना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे वो रहे डिसएडवांटेजेस रहे, या फिर क्या कुछ ऐसी दिक्कतें रही, खामियां रही, जो भारत को इतना समय लग गया? देखिए, ये बात सही कह रही हैं, आपका सवाल सही है कि भारत को अधिक समय लगा है जी। तो समय लगने के पीछे जो कारण है, अमेरिका की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एक अलग है। जैसे आप भारत में कोर्ट में देखते हैं कि कोई मामला होता है और सीधे आप कोर्ट में चले जाते हैं और तुरंत सुनवाई हो जाती है और तुरंत मिल जाता है जवाब, या जो भी होना होता है हो जाता है, वो कम समय में एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अमेरिका की जो एक तो न्यायिक प्रक्रिया में कोर्ट में मामले को ले जाने में ही काफी वक्त लगता है और उसमें एक पुख्ता सबूत भी चाहिए होता है। तो चूंकि यहाँ पे साजिश की बात थी, साजिशकर्ता के तौर पे, मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे तहव्वुर राना आरोपी था, तो इसलिए उस साजिश के पुख्ता प्रमाण भारत को प्रेजेंट करना पड़ा वहाँ पे अमेरिका के कोर्ट में। और इसीलिए जब ये घटना 2008 में घटी थी और कसाब को फांसी हुई थी भारत के न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो उसके बाद से जब उसके पूछताछ में जितने चीज निकल के सामने आए थे, जितने सबूत थे, उस सबूत को ले जा करके प्रेजेंट पाकिस्तान को भी देना, डोजियर कितने बार भारत ने पाकिस्तान को दिया है। उसके बाद जब अमेरिका में ये पकड़ाया और फ्रांस वाले मामले डेनमार्क के कार्टून वाले मामले में, तो उस समय में जब ये पकड़ाया तो भारत ने फिर अमेरिकन न्यायिक प्रक्रिया में जा करके अपने सारे सबूत को स्टेप बाय स्टेप देना, सुनवाई के लिए वक्त निकलवाना, ये सारी एक डिस्कोर्स जो है वो एक लंबी प्रक्रिया थी। फिर वहां पे होता क्या है कि मान लीजिए सुनवाई चल रही है, कभी आपको मदद मिलती है, कभी आपको मदद नहीं मिलती है, कोई जज आपके सबूत को सबूत मानता है, कोई जज आपके सबूत को सबूत नहीं मानता है, तो बहुत सारी जो धीमी प्रक्रिया रहती है उसकी ये। और प्रत्यर्पण की संधि के बावजूद भारत और अमेरिका के साथ अमेरिका का जो एक ट्रस्ट है भारत पे होना, वो बहुत जरूरी था। तो इस वजह से इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लग रहा था। निश्चित रूप से वक्त ज्यादा लगा है और इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। अमेरिका अगर थोड़ी और तेजी से मदद करता तो शायद इतना वक्त नहीं लगता।
लेकिन जैसे भी हो वक्त लगा है तो निश्चित रूप से ये एक सफलता है भारत के लिए, और अमेरिका को भी इसमें धन्यवाद देने की जरूरत है कि उसमें अपने न्यायिक अदालत से भारत के पक्ष को सुना और भारत के पक्ष को माना और उसके मुख्य आरोपी के तौर पे भारत को एक सुपुर्द किया कि आप ले जाकर के अपने यहाँ कोर्ट में सुनवाई करें। इस तहव्वुर राना के पूछताछ से फायदा क्या होगा कि एक बार तो भारत ने जो कसाब के समय में जो एस्टैब्लिशमेंट था, जो सबूत के तौर पे पाकिस्तान के हाथ को जो एस्टैब्लिशमेंट था, वो वहां पे उस समय कसाब के समय में पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ा था। अब इस सुनवाई से फायदा ये होगा कि पूरे जो ताज हमले की जो पूरी जो प्रक्रिया थी और उसमें जो पाकिस्तान का जो हाथ था, वो एक दुनिया के सामने अब एस्टैब्लिश होगा। अब तक तो भारत प्रूफ देता रहा है और पाकिस्तान इनकार करता रहा है। अभी भी देखिए, जब तहव्वुर राना पकड़ा गया है तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये हमारा नागरिक नहीं है कनाडा, जबकि ये जन्मस्थान इसका पाकिस्तान है, जन्मजात नागरिक ये पाकिस्तान में का है। बाद में नागरिकता ली है कनाडा की, बाद में ये पकड़े गए तो जेलों में रहे हैं सालों साल से। तो अब एक दुनिया के सामने जो भारत सबूत दे रहा था, उस सबूत को एस्टैब्लिश करने में, इसके पूछताछ के दौरान सारी चीजें एस्टैब्लिश होने में मदद होगी कि जो ये चीज हुआ था उसको एक तो फिर से इतने साल के बाद लोगों को लगेगा, और जो ताज हमले में मारे गए थे जो लोग, 166 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों को लगेगा, एक आम आदमी को, कि नहीं हमें न्याय मिल रहा है, जो उनके दोषी हैं उनको कम से कम सजा हो रही है, तो उनको लगेगा कि हाँ हमें इंसाफ मिल रहा है जी। तो इससे दो चीज हो रही है, एक तो इंसाफ का जो है वो, एक तो दूसरा पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिश होना और दुनिया में एक मैसेज देना कि भारत के खिलाफ जो भी आतंकवाद के लिए साजिश करेंगे या भारत भी आतंकवाद में शामिल रहेंगे वो बच के नहीं निकल सकेंगे। तो ये एक अच्छी मतलब बात है, और इससे एक भारत सरकार को एक सफलता मिली है इसको यहाँ पर लाने में। तो ये है मेरा कहना जी। संतपाल राघव जी, आपको क्या लगता है, जितना टाइम लगा, क्या उससे पहले तहव्वुर राणा को भारत वापस लाया जा सकता था, या इतना ही टाइम नीडेड था? या फिर बात करें भारत और अमेरिका के संबंधों की, क्या उसकी वजह से जो टाइम लगा वो और शॉर्ट हो गया, या फिर इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता था? आपको क्या लगता है? जी देखिए, भारत ने इसकी जो औपचारिक रूप से जो किया था, हिरासत की मांग की थी, वो जून 2020 में की जी। और जैसा मेरे पैनलिस्ट ने बताया कि वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है वो टाइम लेता है, लेकिन अमेरिका ने अपना पूरा सहयोग दिया है, पूरा हैंडओवर इसको दिया है, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका भी प्रतिबद्ध है और भारत का सहयोग दे रहा है। समय लगता है लेकिन सफलता हमें मिली है। वहां पे एक सिस्टम है, सिस्टम के, हर देश का अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम के हिसाब से ही समय लगा है। और हमें अमेरिका का धन्यवाद करना चाहिए, उनके प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने हमें सौंपा है और पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान के आतंकवादी का जो घटनाक्रम है वो सबके सामने आ जाएगा। और ये पूरा जो आज पाकिस्तान कह रहा है कि ये कैनेडियन नागरिक है, ये अपना एक पल्ला झाड़ रहा है, पर इससे पहले ही पाकिस्तान बहुत ही विकराल परिस्थितियों से गुजर रहा है, खुद ही उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं आतंकवादी, वो अफगानिस्तान से भी झेल रहा है, बलूचिस्तान से भी झेल रहा है। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने जो है आतंकवाद को एशिया के अंदर शुरू किया था। जी जी जी। इसी पर जवाब ले लेते हैं शंभू भाद्रा जी से। शंभू भाद्रा जी, जैसा कि संतपाल राघव जी ने कहा कि पाकिस्तान में जो सीधे तौर पर आतंकवाद चल रहा था भारत को लेकर, आईएसआई से मिलकर उसको सामने लाने की कोशिश की जा रही है, उनको वापस लाया गया है। आपको क्या लगता है कि इस केस को सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, या फिर क्या कुछ ऐसी भूमिका पाकिस्तान की निकलकर सामने आ सकती है, या फिर डेविड हेडली की इस पूछताछ के दौरान? आपको क्या लगता है?
देखिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है और पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, इस दोनों को पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। और वहाँ पे आतंकवाद का जो इस्तेमाल है वो भारत के खिलाफ आज से नहीं है, 80 के दशक से हो रहा है। छद्म आतंकवाद के तौर पे सीमा पे तनाव, सीमा पे घुसपैठ भेजना, भारत के अंदर में आतंकी हमले कराना, सैकड़ों हमले भारत के सीमा पर और भारत के अंदर मिला करके हुए हैं आतंकवादी हमले, जो कि सीधे तौर पर जिसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। और भारत ने समय समय पर पाकिस्तान को डोजियर के जरिए सबूत देता रहा है कि हर हमले में आपके पाकिस्तानी आतंकवाद का एक हाथ है। और पाकिस्तान ने बाकायदा सिस्टमेटिक तरह से, वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद को पाला पोसा। वहाँ पे लगभग इस समय भी कम से कम 32 आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिश है, काम कर रहे हैं। उसमें से 4-5 संगठन ऐसे हैं जो कि इंडिया के खिलाफ जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे संगठन है जो उधर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। और ये बात पहले भी साबित हुआ है कि अमेरिका से जो आतंकवाद को, अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को रोकने का जो फंड ले रहा था साल 10 साल अमेरिका से, बरसों से, वो फंड पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने की बजाय आतंकवाद को गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद के सिलसिले में कि मानी हम ऐसे आतंकवादी संगठन को पाल रहे हैं जो कि दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाए, सीधे उससे युद्ध में हम नहीं जीत सकते हैं। 4-4 बार पाकिस्तान भारत से युद्ध में हारा है, तो उसे लगा कि युद्ध में तो हम भारत का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आतंकवाद के जरिए हम जरूर भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उनकी मानसिकता सब दिन यही रही है। तो इस वजह से वो उसको गुड आतंकवाद बोलता था, और उसका जो खर्चा है वो अमेरिकन जो पैसा आता था आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसको वो आतंकवाद को जन्म देने के लिए, उसको पालने के लिए, पोसने के लिए लगाता था। और ये एस्टैब्लिश भी हुआ, वो बोला गया। बाद में अमेरिका ने उसका फंड भी रोका, 1-1 अरब डॉलर पर ईयर मिलता था, वो फंड को रोका। जब पहली बार ट्रंप गवर्नमेंट में आए थे उस वक्त में, तो ये दुनिया के लेवल पर एस्टैब्लिश है कि पाकिस्तान में कई सारे ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको UN ने, अमेरिका ने, यूरोप ने अलग अलग समय में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, वो लोग पाकिस्तान में हैं। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अमेरिका ने मारा, और उसको पाकिस्तान के जो सबसे सुरक्षित सैन्य इलाका था एबटाबाद, वहां से खुफिया तरीके से पाकिस्तान, ये अमेरिका ने पता लगा करके वहां से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा और फिर जाकर के महासागर में उसको जाकर के फेंका। तो कहने का मतलब ये था कि ये दुनिया के लेवल पे जब अमेरिका को भी लग गया कि जब जो व्यक्ति आतंकवाद खत्म करने के नाम पर अमेरिका के दुश्मन को अपने सैन्य इलाके में पनाह दिया हुआ है, तो वो राष्ट्र आतंकवाद में कितना घुसा हुआ है कि उसको ये भी नहीं चिंता है, मतलब एक ईमान भी नहीं है कि मतलब हम किसी से कुछ पैसा ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका हम यूज क्या कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो आदमी जो बोता है वही काटता है। पाकिस्तान की जो आज जो स्थिति है वो अपने ही किए हुए के कारण है कि अब जब आप आतंकवाद को पालेंगे, आतंकवाद को पोसेंगे, तो एक समय आएगा कि वो आपके लिए भी उतना ही नुकसानदायक होगा जितना एक पाकिस्तान बनने के बाद से ही पाकिस्तान के फौज ने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कभी भी राष्ट्र निर्माण के लिए सोचा ही नहीं। वो सीधा सोचा कि मतलब अपनी बुनियाद ही उन्होंने भारत के साथ संघर्ष के साथ शुरू की। कश्मीर में फौज भेज दिया, फौज जो है सो कबायली के वेश में आकर के कश्मीर की तरफ बढ़ने लगे, जो आजकल POK है, उस तरफ बढ़ने लगे थे। तब जाकर के भारत ने उसको रोका था उस वक्त। तो यानी आप देश बनने के बाद देश के निर्माण में लगने की बजाय आपने ये रास्ता चुना कि कैसे हम ये भी हिस्सा ले लें। तो ये जो तरीका था, वो तरीका ही, बुनियाद ही आपकी गलत थी, और गलत बुनियाद पे कोई राष्ट्र नहीं बन सकता है, कोई राष्ट्र नहीं खड़ा हो सकता है। तो आज के टाइम में जो आप पाकिस्तान की हालत देखते हैं, वो बुनियाद में ही उनकी कमजोरी है। एक आवाम के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे कभी भी पाकिस्तान अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं की, और इसीलिए आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, कोई वजूद नहीं है।
कोई दोस्त नहीं है, एक या दो कंट्री को छोड़ दीजिए, वो छोड़ करके कोई दोस्त नहीं है। और पाकिस्तान का निर्माण, हालांकि यूरोप के पीछे जो मानसिकता ये थी यूरोप की कि एशिया में हमको एक जगह मिलेगी, क्योंकि उसको लग गया था कि भारत में हमसे हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो उनको लगा था कि एक जगह मिल जाएगी। तो ब्रिटेन ने तो फायदा नहीं उठा पाया, थोड़े दिन के बाद अमेरिका घुस गया पाकिस्तान में, और वो एशिया में एक जगह बनाया जहां से कि हम अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया तमाम एक ऑपरेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड। अमेरिका को भी बहुत सफलता नहीं मिली पाकिस्तान में आकर के, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को बर्बाद जरूर किया और भारत को एक छद्म अपने तौर पे, एक दुश्मन के तौर पे मानता रहा। इतने सारे युद्ध लड़े भारत के साथ, इतने सारे आतंकवाद की गतिविधियां में लिप्त रहे हैं कि मतलब उसका जिक्र सबूत भारत के पास सैकड़ों सबूत है। हर मतलब आतंकवादी हमले के लिए भारत के पास सबूत है, और इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है, पाकिस्तान के फौज का हाथ रहता है। अभी भी कश्मीर में जो थोड़ा बहुत आप देखते हैं घुसपैठ में, वो सीज फायर का बार बार उल्लंघन करता है, तमाम चीजें। यानी कि अगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फौज या खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ एक्टिविटी ना करे, तो उसको लगता है कि उसका कोई देश में वजूद ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं, वो अपने देश की रक्षा के लिए है ही नहीं है। पाकिस्तान फौज का इतिहास इतना घटिया है कि आप अगर बांग्लादेश की बात करें, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही था, तब अगर बात करें दोनों की, तो वो पाकिस्तान की फौज, ये जो अभी के पाकिस्तान है, इसकी फौज कहते थे बांग्लादेश के नागरिकों, अपने ही देश के नागरिकों के लिए, कि इसकी हम नस्ल बदल देंगे। यानी कि बंगालियों से उनको इतनी नफरत थी कि वो बंगालियों की नस्ल को बदल देना चाहते थे। ये फौज की भाषा थी, और वो फौज उसी हिसाब से वहां पे बंगाली नागरिकों का दमन करते थे। रेप, हत्याएं उनके लिए आम बात थी। तो जो मुल्क अपने ही नागरिक का सम्मान नहीं कर सकता, अपने ही नागरिक की विविधता का सम्मान नहीं करता। आज आप देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज की हालत ये क्यों है? क्योंकि बलूच नागरिक के नागरिकता को, उनकी संस्कृति को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है एज ए मुल्क। जब बलूचिस्तान पहले था भी नहीं पाकिस्तान में, जब बलूचिस्तान एक स्वायत्त क्षेत्र था, तो पाकिस्तान के शासकों ने झांसे में लेकर के उसको अपने कंट्री में मिलाया था और बाद में, लेकिन जो वादा नहीं पूरा किया कि हाँ उसको एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पे हम एक उनको अधिकार देंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके बाद पाकिस्तान जो है आज बलूचिस्तान को आप नहीं संभाल पा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की वही हालत है, जो POK है उनकी वही हालत है। तो केवल सिंध और पंजाब तो पाकिस्तान नहीं है, दो मुल्क आप सिमटे रहेंगे और यही समझेंगे कि यही पूरे राष्ट्र में सब कुछ करेगा, तो वो नहीं होगा। तो कुल मिला के भारत के खिलाफ आपने आतंकवाद का प्रयोग किया, भारत के खिलाफ लगातार आतंकवाद करते रहे और एक से एक भारत को दर्द देने की कोशिश की आपने, लेकिन आप सफल नहीं हुए और आप रेगुलर जो है सो मुंह की खाती रहे, हार होती रही। अब दुनिया में शायद ही कोई मुल्क है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी राष्ट्र का 90,000 फौज ने सरेंडर किया हो, और पाकिस्तान के 90,000 फौज को सरेंडर करना पड़ा था 1971 के युद्ध में। तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात तो हो ही नहीं। पाकिस्तानी सरकार अपनी फौज को फौज क्यों मानती है, ये भी हमें कई बार समझ में नहीं आता है। उसको डिसबैंड क्यों नहीं करता है, उसे खत्म क्यों नहीं करता है। कायदे से देखिए तो पाकिस्तान को किसी फौज की जरूरत नहीं है। आपको किससे लड़ना है? इंडिया कभी आप पे आक्रमण करेगा नहीं, चाइना उधर से कुछ करेगा नहीं, अफगानिस्तान क्यों करने आएगा आपके पास लड़ने के लिए? तो आपको तो बहुत फौज की जरूरत भी नहीं है, जो इतना आप फौज पे खर्च कर रहे हैं, और फौज आपको लूट रहा है, पूरे पाकिस्तान को लूट रहा है। उसकी सारे जो आर्थिक गतिविधियां, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सेना से अधिक पाकिस्तान के आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। तो ये सारी चीजें, और ये सब चीज अब जब तहव्वुर राना को लाया गया है, तो इससे जब पूछताछ होगी तो एक बार फिर से पाकिस्तान की जो हाथ है 2008 के ताज हमले में, उस हमले का जो सबूत के तौर पे भारत जो एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, और इससे पाकिस्तान का लिंक और उस पर एक्शन लेने में ईजी होगा भारत को। जी संतपाल राघव जी से इसी पर जवाब। संतपाल राघव जी, जिस तरह से अब NIA की 18 दिन की रिमांड में
तहव्वुर राणा को रखा जाएगा? क्या कुछ जानकारी इस दौरान सामने आ सकती है? एनआईए क्या तरीका, क्या प्रक्रिया अपनाएगी यहाँ पर जानकारी जुटाने के लिए? साथ ही साथ ये भी बात सामने आई है कि हर 48 घंटे के बाद मेडिकल प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? जी जी देखिए, हमारी जो एजेंसीज हैं वो बड़े निष्पक्षता से, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बड़े निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से सीसीटीवी के सामने उससे जो है पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे, रिमांड पे लेंगे, और जो है उसका एक पूरा न्यायिक परिक्रम चलेगा और उस पर ही जो सबूतों पे, ठोस सबूतों के हिसाब से उसके साथ एक्शन लिया जाए। जी जी शंभू भाद्रा जी, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के बीच इसी को लेकर अब तीखी बहस छिड़ गई है। भारत की बात करें, कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके टाइम पर जो आतंकवादी थे उनको बिरयानियां बैठ के खिलाई जाती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, सख्त नीति अपनाई है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इन आतंकवादियों को वापस लाया जा रहा है और इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तो वही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी भी बोल रही है, विपक्ष, पूरा ही विपक्ष इसको लेकर बोल रहा है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं? जी जी शंभू भाद्रा जी। जी ये देखिए, आतंकवादी इशू पे, आतंकवादी राष्ट्र का विषय है, राष्ट्रीय विषय है। इस पे किसी भी दल को, या तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक तो राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। यहाँ पे आपको इस तरह के छोटे बयान देने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जो जंग है वो कोई एक सरकार नहीं लड़ती है। इस केंद्र में जिसकी भी सरकार रहेगी, आजादी के बाद से ही अगर आप देखेंगे 1947 से लेकर के और आज तक देखेंगे, केंद्र में जिनकी भी सरकार रही हो, जिस दल की भी सरकार रही हो, सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपने अपने समय के हिसाब से अपनाई है और आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया है। जब कसाब को फांसी हुई थी तो ऑलरेडी यूपीए की सरकार थी, तो यानी ये नहीं कर सकते कि जो बीजेपी अगर के लोग प्रवक्ता कुछ बोले कि आपके यहाँ ये होता था, बिरयानी खिलाई या फलना खिलाई या चिल्ला खिलाई, कुछ भी आप बोले, तो वो एक सत्ता में अगर आप इस समय में हैं तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। तो इस लोकल लेवल पे जाकर के आप इस तरह से दलों के बीच जो राजनीति है वो बहुत ही खराब लगती है, और वो लगता ही कि भारत की राजनीति की जो स्तर है बहुत ही निम्न स्तर की तरफ है। जो भी हमारे दल में लोग हैं, जो भी हमारे दल के लोग बयान देते हैं, वो कहीं से भी मैच्योर पॉलिटिशियंस नहीं है, मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं होती है कि हाँ ये लाया जा रहा है तो इस पर अगर आपको रिएक्शन देने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन देना ही है तो आप सरकार की कम से कम इस मामले में तारीफ कीजिए कि हाँ सरकार ने मेहनत की है। सरकार की एक दिन की मेहनत नहीं है, बरसों की मेहनत है। आप समझिए 2008 में घटना गजी, 2009 में कसाब को फांसी हुई, उस एक साल के दरमियान जितनी बातें हुई, जितनी पूछताछ हुई, उसके आधार पे आरोपी तक पहुंचना, और आरोपी को आज चाहे वो 17 साल लग गए हो, उसको आप अपने कोर्ट तक लेकर के आए हैं, तो ये एक मतलब पूरे इस एक आदमी की मेहनत नहीं है, सरकार के इतने साल की मेहनत है, वो किसी एक दल की मेहनत नहीं है, ये सरकार की, हमारी प्रक्रिया की मेहनत है। और जिनकी भी सरकार रहेगी उनकी सरकार के समय में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो भी गतिविधियां हो रही थी कांग्रेस के समय में, जो भी आतंकवादी हमले हो रहे थे या कुछ हो रहे थे, तो उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था, या उससे डॉजियर कितने बार भारत ने डॉजियर की है, कितने बार भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की है। उसमें बीजेपी की सरकार भी शामिल रही है, कांग्रेस की सरकार भी शामिल रही है, जो भी केंद्र में सरकार है। तो सरकार अपने स्तर पर हमेशा कोशिश करी है कि चीजें सॉल्व हो जाए, पाकिस्तान को समझाया जा सके तो वो समझ जाए। दूसरा होता क्या है कि जब वाजपेयी जी कहते थे कि आप मतलब कि पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो आपका जो पड़ोसी दुश्मन है उसको बातचीत में इन्वॉल्व रखना भी बड़ा काम होता है। तो इसमें हमारे सरकार ने पिछले 40 साल 50 साल में काफी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ को बातचीत में इन्वॉल्व रखा जाए, बातचीत करके चीजों को सॉल्व किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता ही, उनकी फौज और आईएसआई की मानसिकता ही सिर्फ इतनी थी कि भारत को किसी तरह से, इसीलिए
तंग किया जाए, तो वो उस बातचीत का कोई इम्पोर्टेंस ले नहीं रहा था, उसको मान नहीं रहा था, और झूठ बोलने की बार बार जो झूठ बोलने की अपने आप को इनकार करने की बात जो थी, चूंकि आतंकवादी गुटों के जरिए हमला होता था तो हमेशा इनकार करता रहता था। तो बातचीत आगे नहीं बढ़ी या शांति प्रक्रिया नहीं की जा सकी। यहाँ ये जरूर है कि जब मोदी गवर्नमेंट ने आई तो उसके बाद उन्होंने जो पीछे का जो अध्ययन किया पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मामले को भारत ने कैसे डील किया है, तो जब उसको अध्ययन किया कि उसको लगा कि हम इतना करने के बाद भी, खुद मोदी जी लाहौर तक गए, इतना करने के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है या उसको सुधरने का कोई इच्छा ही नहीं है, जब सामने वाले की इच्छा ही नहीं हो कि आप तनाव को कम करें, तो फिर उसके लिए उसको छोड़ देने में ही और उसके तरीके बदलने में ही अच्छा है। तो भारत ने जो है सो बातचीत बंद कर दी और साफ कहा कि पहले आप आतंकवाद को खत्म कीजिए, फिर आपके साथ हम कोई भी सीमा को लेकर के बातचीत है या पीओके को लेकर कोई बातचीत है तो वो बातचीत हम करेंगे। तो उसके बाद से जब से भारत ने इस तरह का सख्त रुख अपनाया, उसके बाद जो टेरर फंडिंग का जो तरीका था उसको कट ऑफ किया, जो सोर्सेज थे, और जो निश्चित रूप से कश्मीर में बैठे हुए बहुत सारे अलगाववादी संगठन थे जो पैसा लेते थे भारत से और गुण गाते थे पाकिस्तान के, जो ऐसे दोगले लोग थे जो कि भारत की जमीन पे थे, उनको चाहे जेल में डाला गया, चाहे काटा गया, उसका सोर्स काटा गया। तो जब ये सारी चीजें चैनल को बंद किया गया तो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान का आतंकवाद था वो कमजोर हुआ। और इस वक्त आप जो कश्मीर में स्थिति देख रहे हैं कि एक तो भारत में अभी 10 साल 12 साल में देश के अंदर कहीं आतंकवादी नहीं हमला हुआ, तो इसमें भारत को मदद मिली सरकार को आतंकवाद को कमजोर करने का। दूसरा कि कश्मीर में भी आतंकवाद को दक्षिण कश्मीर तक अभी फिलहाल सीमित है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे अभी हैं, जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उसको फंड या उसको मदद बाहर से मिलता है। पाकिस्तान से घुसपैठ में कमी आई है, ये भी है, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद छोड़ा नहीं है, उनकी नीति में ये शामिल है। आतंक जो 2-3-4 संगठन, ये लश्कर तैयबा और जैश तरह के जो 3-4 संगठन है, हिजबुल्ला है, ये सारे जो है सो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंडर है और अभी भी वो खत्म नहीं हुआ, वो संगठन है। तो भारत को थ्रेट है पाकिस्तान से। इसीलिए जब ये तहव्वुर राना को पकड़ा गया है और यहाँ पे लाया गया है तो इनसे पूछताछ के बाद जो चीजें सब ये दुनिया के सामने पब्लिकली जब चीजें सामने आएगी, क्योंकि पूछताछ में सारी चीजें वो किया जाएगा, तो उसको पब्लिकली जब आएगी तो भारत को फिर एक बार पाकिस्तान को घेरने का, पाकिस्तान पे एक्शन लेने का मौका मिलेगा। ये एक होगा। दूसरा भी आप ने एक सवाल किया था पीछे की मेडिकल के लिए, तो चूंकि इन्होंने कोर्ट में वहाँ पे बचने के लिए दलील दी थी अमेरिका में, तहव्वुर राना के जो वकील वहाँ पे थे उन्होंने दलील दी कि ये बीमार हैं, रह नहीं सकते, मेडिकली एक बहाना बनाया था। तो अमेरिकन कोर्ट ने उस मेडिकल को माना नहीं था, लेकिन उसमें एक क्लॉज लगा दिया था कि इनका इतने समय पर इनका मेडिकल चेकअप होता रहेगा। तो भारत में जब वो सुनवाई के दौरान में वो एक छोटी सी प्रक्रिया रहेगी कि इसका मेडिकल चेकअप चलता रहेगा, और ताकि मतलब ये भी कोई बहाना न बना सके कि मैं बीमार हूँ या मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ या कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो वो चीजें बहाना ना चले। जी संतपाल राघव जी, जिस तरह से जिस विमान से यहाँ पर तहव्वुर राणा को वापस लाया गया उसमें 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया। हालांकि अगर बात करें एक बिजनेस क्लास टिकट की तो 4 लाख में इसको पूरा किया जा सकता था, लेकिन एक स्पेशल विमान गल्फ 550 विमान का इस्तेमाल किया गया जिसकी घंटे भर की लागत 9 लाख रुपए है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इतना पैसा भारत को लगाना चाहिए था? क्या रणनीति थी 4 करोड़ रुपए के पीछे इस विमान को हायर करने की? संतपाल राघव जी। ठीक, देखिए जो इनको लेके आए हैं राणा जी को, वो बड़ा प्लानिंग करके लेके आए हैं। एनएसजी कमांडो, स्काई मार्शल और विशेष टीम जो है ज्वाइंट एनआईए और रॉ जी, और उसको टेक्निकल एरिया पल में सेफ जगह पे उसको लैंडिंग की है। वहां से
प्लान करके इनको हाई सिक्योरिटी के अंदर उनको जो है एनआईए के हेडक्वार्टर और पटियाला कोर्ट लेके गए। तो इनकी जो सुरक्षा है उसके लिए पूरे प्लानिंग डिटेल में की गई है और विशेष जो टीम को लगाया है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। जी देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं जोड़ दूं, सर ठीक कर रहे हैं कि विमान में इतना कॉस्ट करने की वजह ये थी कि जो एयर एरिया है उसमें आपका एयर एरिया दुश्मन के रडार में भी है। तो इसीलिए इस विमान को लाने में डमी कोड का इस्तेमाल किया गया कि विमान का जो दुश्मन का देश है उसके जो रडार है उसके रडार में भारत का ये विमान पकड़ा ही ना जाए, आए ही ना, क्योंकि खतरा ये था कि चूंकि पाकिस्तान को कम से कम ये तो दिमाग में है ना कि एक समय का अभाव है, प्लीज कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कीजिए। जी सिर्फ इतनी है कि ये खर्चा करना जरूरी था और भारत ने डमी कोड के तहत इस विमान को सुरक्षा की दृष्टि से लेकर के आया है। तो इसीलिए इसमें खर्च कोई बड़ी बात नहीं है, उस व्यक्ति को लाना इम्पोर्टेंट बड़ी बात थी। जी जी चलिए, संतपाल राघव जी, शंभू भाद्रा जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर 18 दिन की एनआईए की रिमांड में तहव्वुर राणा को रखा गया है। 18 दिनों के बीच कई जानकारियां सामने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो संबंध तहव्वुर राणा के थे या फिर डेविड हेडली के साथ जो संबंध थे उनको लेकर जानकारी यहाँ पर एनआईए जुटाने की कोशिश करेगी।